गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का जो प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड वाला पोर्शन है उससे डील करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हम लोग केमिकल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड ये हम लोग देख चुके थे, जिसमें हमने डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस और रेडॉक्स रिएक्शन, ये सारी रिएक्शंस के थ्रू कोलाइड का फॉर्मेशन देखा था। अब हम लोग फिज़िकल मेथड पढ़ेंगे या कोई मैकेनिकल मेथड को हम लोग पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम लोग कोलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं जो मेथड है हमारी, वो मेथड कहला रही है ब्रैडिक आर्क मेथड। और ये जो मेथड्स हैं हमारी, वो हमारी फिज़िकल कैटेगरी के अंदर आती हैं। मतलब कोलाइड बनाने के लिए दो तरह के मेथड यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन इज़ केमिकल एंड नेक्स्ट इज़ फिज़िकल। तो ब्रैडिक आर्क मेथड हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और ये जो मेथड है हमारी ब्रैडिक आर्क मेथड, इस मेथड को हम इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। ये जो मेथड है हमारी वो कहलाती है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, बेसिकली ये हमारी डिस्पर्जन मेथड है। ठीक है, डिस्पर्स करना मतलब कि चीज़ों को फैला देना, एक्सपांड कर देना। तो ये जो ब्रैडिक आर्क मेथड है, देखिए इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं। जनरली इस मेथड के अंदर जो हमारे मेटल होते हैं, लाइक हमारे पास में गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, प्लैटिनम होता है, ठीक है, लेड होता है, ऐसे जो मेटल होते हैं अगर इनका हमें सोल बनाना है तो इस मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं। और ये जो मेथड होती है इसके अंदर अगर आप लोग असेंबल देखें, जो डायग्राम में आपको शो हो रहा है, यहाँ पर हम लोग एक कंटेनर लेते हैं। इनसाइड द कंटेनर यहाँ पर हम लोग आइस बात रखते हैं। इस कंटेनर के अंदर भी एक और कंटेनर होता है, जिस कंटेनर के अंदर मेनली हम लोग इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। ये इलेक्ट्रोड उस सब्सटेंस की बनी होती है जिसका हम लोगों को यहाँ पर सोल बनाना है ना। सपोज करो हमने जो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, ये जो इलेक्ट्रोड्स हमको ब्लैक कलर की दिख रही हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हमारी किसकी बनी हुई है? ये बनी है प्लैटिनम की। तो ये इलेक्ट्रोड्स हमने ली। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं हमारी, ये हमारी बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ में हम लोग ज्वाइन करेंगे, ताकि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम क्या कर सकें, इन्हें हीट कर सकें, इन्हें मेल्ट कर सकें। ठीक है, तो क्या होगा, जब ये सब्सटेंस हमारा मेल्ट होगा बाय द एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी, जब ये रॉड हमारी यहाँ पर मेल्ट होगी, तो मेल्ट होने के बाद क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में आएंगी। और जब लिक्विड जब एक्सपांड होता है तो आप देखिए, ऑब्जर्व करना, वहाँ एक सर्कुलर एरिया मार्क होता है। तो जब ये रॉड यहाँ पर मेल्ट होंगी तो मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड स्टेट में आएंगी। और लिक्विड स्टेट में आने के साथ ही आप नीचे की तरफ देखें, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, आइस भरा हुआ है। ठीक है, तो आइस के कारण क्या होगा, मेटल जो अभी मेल्ट हो रहा है, ठीक है, जस्ट मेल्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट में आ रहा है, जैसे ही उसको आप लो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो लो टेम्परेचर के कारण जो उसके पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स यहाँ पर कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो पार्टिकल्स का जब कंडेंसेशन होगा लो टेम्परेचर पर, देखिए बेसिकली प्रोसेस ये हो रही है, जो हमारा लिक्विड सब्सटेंस है यानी कि जो मेल्ट फॉर्म है ना, इस मेल्ट फॉर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आइस का प्रेजेंस देने की लो टेम्परेचर दे रहे हैं। तो ये जो लिक्विड सब्सटेंस है हमारा, वो लिक्विड सब्सटेंस क्या होगा, धीरे धीरे कंडेंसेशन की प्रोसेस करेगा। अब देखिए, लिक्विड जब कंडेंस होगा तो क्या होगा, सपोज करो कि पार्टिकल हमारे अभी लिक्विड में ऐसे हैं, जब ये कंडेंस होना शुरू करेंगे तो पार्टिकल्स थोड़े से एग्रीगेट फॉर्म में आ जाएंगे, इस तरह से एग्रीगेट आ जाएंगे, है ना। और जब ये एग्रीगेशन फॉर्म में आएंगे तब जो स्टेट अचीव होगी हमें, वो स्टेट होगी यहाँ पर कोलाइडल स्टेट। ठीक है, तो जो हमारे टफ़ मेटल्स होते हैं, यहाँ कहीं की जो नॉबल मेटल्स है हमारे, जिनका सोल हम लोग नहीं बना सकते हैं जनरल मेथड से, या हमने जो लास्ट लेक्चर में पहले पढ़ा था कि जो लियोफोबिक सोल होते हैं, जो मीडियम से एफिनिटी नहीं शो करते हैं, उनका सोल अगर हमें बनाना है तो हम लोग स्पेशल मेथड का यूज़ करते हैं। और उन्हीं स्पेशल मेथड में हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं ब्रैडिक आर्क मेथड। ठीक है, तो ब्रैडिक आर्क मेथड जो है, इसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन किया, यानी कि जो रॉड हमारी अरेंज फॉर्म में थी, या रॉड जो है हमारी कॉम्पैक्ट फॉर्म में थी, उसको हमने बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेल्ट किया, देन उसको लो टेम्परेचर बाय यूजिंग आइस बाथ, लो टेम्परेचर प्रोवाइड करके उसका कंडेंसेशन कर दिया। और ये प्रोसेस से हमें कोलाइडल साइज के पार्टिकल मिल गए। और इस तरह से हम लोग जो टफ़ नॉबल मेटल्स हमारे होते हैं उनका हम यहाँ पर सोल बना पाए हैं। ठीक है, अब ये जो सोल बन जाता है, इसके अंदर मीडियम में आपने पार्टिकल को तो डिज़ोल्व कर लिया, बट इन्हें स्टेबल करने के लिए भी हमें एक स्टेबलाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इन स्टेबल करने के लिए क्या लगेगा, हमें एक स्टेबलाइजिंग एजेंट। तो जनरली जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स आपको मैं बार बार बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आर जनरली आयोनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, आयोनिक
कंपाउंड, जो कि मीडियम में या वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं ना। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण मीडियम में कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो हमारा ब्रैडी आर्क मैथड है वो हमने कंप्लीट करा। ये मैथड जो है वो जनरली लियोफोबिक टाइप के सोल जो होते हैं, लियोफोबिक सोल जो होते हैं, उन्हें बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ब्रैडी आर्क मैथड हुआ। अब नेक्स्ट मेथड जो है हमारी, उस मेथड को हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। ठीक है, देखिए पेप्टाइजेशन मतलब क्या होता है। इस प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो हम लोग ये समझें कि पेप्टाइजेशन या प्रेसिपिटेट क्या होते हैं। अब ये भी एक तरह की हम लोग कह सकते हैं डिस्पर्जन प्रोसेस ही होती है। देखिए अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, पेप्टाइजेशन को अगर हम लोग समझें तो इसमें हम लोग सोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये सोल कैसे बनाएंगे, बी पार्ट में आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट जो मेथड है मेरी वो है पेप्टाइजेशन। ये देखिए पेप्टाइजेशन। अब देखिए पेप्टाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल। यानी कि जो प्रेसिपिटेट होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी कहते हैं, उसे हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर कोलाइडल सोल में। तो ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस होती है, द कन्वर्जन ऑफ पीपीटी इनटू कोलाइडल सोल इज़ नोन एज पेप्टाइजेशन। ठीक है, अब इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं हम लोग, हमारे जो पीपीटी होते हैं ना, उसको सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम के अंदर हम लोग शेक करते हैं। और थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें किसकी ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो एक पेप्टाइजिंग एजेंट है, यानी कि एक तरह का स्टेबलाइजिंग एजेंट है। और इसके थ्रू जो जनरली फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमारे पीपीटी होते हैं, उन्हें हम कोलाइडल सोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये कोलाइडल सोल बनता कैसे है, या पीपीटी जो है वो कैसे कोलाइडल स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। तो देखिए इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो कि मीडियम में जाने के बाद में क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। तो जब ये मीडियम के साथ में हम इन्हें शेक करते हैं, तो शेकिंग की प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि इनके जो आयंस होते हैं या इनके जो चार्ज होते हैं, ये अपोजिट चार्ज एक दूसरे की लेयर पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। अल्टीमेटली क्या हो जाता है, जो बिगर पार्टिकल्स हैं वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि पेप्टाइजेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैंने इन सिंपल बताया कि पीपीटी जो होते हैं वो कोलाइडल सोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब पीपीटी वाली टर्म से आप लोग अवेयर है कि पीपीटी होते क्या हैं, है ना। कोई केमिकल रिएक्शन करते हुए समय कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, सपोज़ करो ये हमारे पास में एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ों को मिक्स करा। अब मिक्स करने पर हमें एक पार्ट तो दिख रहा है कैसा, इसके अंदर पूरा भरा हुआ लिक्विड पार्ट, बट उस लिक्विड के अंदर भी सर्टन पार्ट कैसा है, यहाँ पर सॉलिड मास है ना, जो इनसॉल्युबल मास है। ये जो सॉलिड मास है जिसे हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल मास है। ये इनसॉल्युबल पार्ट जो होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब पीपीटी को अगर और समझना, अगर इससे अभी आप नहीं समझ पाए, तो आप सपोज़ करें कि हमारे पास में एक ग्लास ऑफ वाटर है और उसके अंदर 1 टीस्पून और 1 स्पून ऑफ कर्ड हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो वाटर है उसमें कर्ड के पार्टिकल सस्पेंडेड हो गए, यानी कि कर्ड के पार्टिकल जो हैं वो मिक्स हो गए। तो जब आप इसे थोड़ी देर सेटल करेंगे या इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, तो आप देखेंगे कि वाटर अलग सेपरेट हो गया और कर्ड जो है हमारा वो अलग सेपरेट हो गया। तो ये जो कर्ड के पार्टिकल है उसी के जैसे क्या होते हैं, हमारे पीपीटी होते हैं। कई बार सब्सटेंस का एक रिएक्शन मिक्सचर का जो कलर आता है, उस कलर के आने का रीज़न भी क्या होता है, पीपीटी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पीपीटी जो होते हैं वो पीपीटी एक एग्रीगेट मास है, किसी सब्सटेंस का क्या है वो एग्रीगेट मास है, उसको मैं एक इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करके क्या करूँगी, कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पीपीटी हमने लिया, सपोज़ करो मैं बनाने की प्रोसेस आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक फ्लास्क हमने लिया और इस फ्लास्क के अंदर ऑलरेडी फ्रेशली प्रिपेयर्ड है ना, हम जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर कैसे बने हुए, फ्रेश पीपीटी जो अभी अभी हमने बनाए हैं वो फ्रेश पीपीटी हमने लिए, प्लस हमने क्या करा, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। सपोज़ करो KBr क्या है मेरा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट है। और मैंने क्या ले लिया, एक डिस्पर्जन मीडियम ले लिया,
है ना, कोई सूटेबल सॉल्वेंट मैंने क्या करा यहाँ पर ले लिया और इन सभी चीज़ों को मिक्स करके प्रॉपरली मैंने क्या करा यहाँ पर शेक करा। तो देखिए शेक करने पर क्या होगा, जो पीपीटी के पार्टिकल्स हैं, है ना, उन पार्टिकल्स को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में ये जो पार्टिकल्स है पहले तो डिस्पर्जन की मीडियम में पूरे स्प्रेड हो जाएंगे, है ना, पानी में पूरी तरह से क्या हो गए, वो घुल गए या स्प्रेड हो गए। अब क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट के पास में क्या प्रेजेंट होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है। तो चार्ज के कारण क्या होगा, जो पार्टिकल्स है उनकी लेयर पर चार्ज डेवलप हो जाएगा, या हम कह सकते हैं चार्ज जो है उनकी लेयर पर क्या हो जाएगा, एड्जॉर्ब हो जाएगा। सपोज करो पॉजिटिव चार्ज एड्जॉर्ब हो रहा है तो वो मीडियम से नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल हो जाएगा और जो हमारे पीपीटी हैं वो कोलाइडल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि बिगर मास को मैंने स्मॉलर मास में कोलाइडल साइज में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारी कहलाएगी पेप्टाइजेशन के बाद अगली प्रोसेस है, देखिए बेसिकली ये दो प्रोसेस जो थी हमें एज़ पर एनसीईआरटी हम लोगों ने समझा कि विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइजेशन और ब्रैडी-कार्क मेथड हम लोग पीपीटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारी दैट इज़ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन से क्या मतलब है, देखिए अभी हमने यहाँ पर 3 मेन स्टेप को डील किया है ना, हमने 3 स्टेप को डील किया और इस स्टेप्स के दौरान जो हमने जो कोलाइड्स हमने बनाए, पॉसिबिलिटी है कि उन कोलाइड्स के अंदर कुछ इम्प्योरिटी रह गई है ना। 100% प्योरिटी किसी सब्सटेंस में हमें नहीं मिलती, बट अप टू अ लिमिट फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उस सब्सटेंस को प्योर करते हैं, है ना। कि जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि जो कोलाइड्स होते हैं वो हम ड्रग में यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आई ड्रॉप और ईयर ड्रॉप यूज़ करते हैं, तो इनका प्योर होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे ऑर्गन के कांटेक्ट में आते हैं। तो कोलाइडल सब्सटेंस को या कोलाइडल स्टेट को प्योर करने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स का, हम कह सकते हैं सर्टन टाइप की मेथड्स का हमें यूज़ करना है। और प्यूरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, पर्पस मैंने आपको बता दिया। जितनी ज़्यादा प्योरिटी होगी उस सब्सटेंस का इफ़ेक्टिव नेचर भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो प्योरिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड के लिए यहाँ पर मेथड हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें सबसे पहला मेथड जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ डायलिसिस। जो फर्स्ट मेथड है हमारा, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डायलिसिस। देखिए डायलिसिस के बारे में हम लोग अगर बात करें तो देखिए होता क्या है डायलिसिस, पहले हम ये बात कर लें कि डायलिसिस की प्रोसेस क्या होती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड। और प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड के अंदर हम लोग क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पर डायलिसिस। ये वर्ड आपने सुना होगा। डायलिसिस का सिंपल मतलब होता है, जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं या सिंपली कोई किडनी का फंक्शन कभी आपने पढ़ा हो तो वहाँ हम लोग उस वर्ड को यूज़ करते हैं और ये प्रोसेस कहलाती है डायलिसिस। तो डायलिसिस सिंपली एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम लोग डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू और विद द हेल्प ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन, है ना, डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है जिसमें कि पार्टिकल जो है वो हाई टू लो कंसंट्रेशन जाते हैं और विद द हेल्प ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलोफेन मेम्ब्रेन, ये प्रोसेस को हम लोग करते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर जो डिज़ोल्व सब्सटेंस होते हैं, है ना, जो डिज़ोल्व इम्प्योरिटी होती हैं, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है और उसके अंदर कुछ डिज़ोल्व इम्प्योरिटी हैं, उस इम्प्योरिटी को बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न और बाय यूजिंग सिलोफेन मेम्ब्रेन और बाय यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम सेपरेट करते हैं। तो डायलिसिस एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें हम बाय यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बाय यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम लोग क्या करेंगे, सब्सटेंस का क्या करवाते हैं, डिफ्यूज़न। और इस डिफ्यूज़न के थ्रू जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी होती हैं, है ना, ये सॉल्युबल इम्प्योरिटी क्या हो जाती है, हमारी सेपरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था अबाउट द डायलिसिस। ठीक, अब डायलिसिस की जो प्रोसेस है ये हम एक स्पेसिफिक टाइप के डिवाइस में करते हैं या एक स्पेसिफिक असेंबल हमारे पास में इसका होता है और ये जगह कहलाती है हमारी डायलेज़र। वो जगह जहाँ पर हम लोग डायलिसिस करते हैं वो जगह कहलाएगी हमारी डायलेज़र। ठीक है, अब देखिए डायलेज़र का अगर हम लोग अरेंजमेंट देखें, इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग, डायलेज़र को किस तरह का अरेंजमेंट होता है।
देखिए ये ड्रॉ करा है हमने क्या, डायलिसर। डायलिसर वो डिवाइस होता है जहाँ पर हम लोग, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ये जो एक स्ट्रक्चर, बॉटल लाइक स्ट्रक्चर हमने बनाया है, एक्चुअली ये एक जगह है, एक हमने अरेंजमेंट करा है जिसके बाहर यहाँ डायलिसिस मेम्ब्रेन लगी हुई है, जिसकी बात मैंने पीछे करी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब समझे हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है। देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है कि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी हम इसको बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन जो होती है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। एक पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल को ही सिर्फ अपने में से जाने के लिए वो अलाउ करती है, या हम कह सकते हैं माइन्यूट जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को ही वो अपने में से जाने के लिए अलाउ करती है। बिगर साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को वो ट्रैप कर लेती है, ठीक है। तो जो सिलोफेन मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन हमारी, हम लोग लाइक एग जो होता है ना, एग का जो वाइट कवर ऊपर का होता है, जो शेल होता है, उसको रिमूव करने के बाद अगर हम लोग एग को सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट दें, या हम उस एग को, जो हमारा रॉ एग होता है, उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डिप कर दें, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ऊपर का जो कवरिंग है वो तो रिलीज़ हो गया, अंदर जो एक स्लमी ग्लमी हम लोगों को बॉल लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, उस स्ट्रक्चर की जो अपर लेयर होती है वो अपर लेयर बन जाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। ये क्रूड टाइप की मेम्ब्रेन है। और अगर हम लोग बात करें कि हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैसे मिलेगी या सिलोफेन मेम्ब्रेन कैसे मिलेगा, तो देखिए इसे हम पार्चमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं ना। इसका थोड़ा सा हिस्ट्री यहाँ पर हमें दिया गया है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लें। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्चमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब देखिए पार्चमेंट मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, या इस वर्ड का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हम लोग अगर इस मेम्ब्रेन की बात करें तो ये काफ़ी डेलिकेट होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है, और उसके पोर साइज़ बड़े यूनिक होती है, यानी कि सिलेक्टेड साइज़ का जो मटेरियल है, सिलेक्टेड साइज़ का जो सबस्ट्रेट है वो ही अपने अंदर से अलाउ करेगी। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो शिप होती थी या गॉट होती थी, उनका जो एक अनडिलीवर बेबी होता था, या हम कह सकते हैं कि अभी जो ग्रो कर रहा है उनका जो फीटस होता था, जब वो एक एज तक आ जाता था, सपोज़ करो किसी का गेस्टेशन पीरियड है वो 13 मंथ है, तो 13 मंथ का जो बेबी है वो अभी डिलीवर भी नहीं हुआ है, वो तो अभी जन्म भी नहीं लिया है उसने, और उसकी स्किन को, मतलब उसकी जो मदर बॉडी थी उसको कट करके उस कहना चाहिए कि अनबॉर्न बेबी को बाहर निकाला जाता था, उसकी स्किन को सेपरेट किया जाता था, ठीक है, क्योंकि वो स्किन बहुत सॉफ्ट होती थी और उस स्किन के ऊपर मैसेज लिखकर पहुंचाए जाते थे, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन हुआ करती थी उसकी सॉफ्टनेस के कारण एक हम कह सकते हैं कि जो रॉयल पर्सन होते थे वो अच्छा समझते थे कि कहीं ना कहीं हमारी डिग्निटी के लिए अच्छा होगा, तो उस पर्चमेंट मेम्ब्रेन का यूज़ मैसेज के लिए किया जाता था, क्योंकि उस पर जो इंक होती थी वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती थी, ठीक है। तो देन पर्चमेंट निकालने का प्रोसेस तो काफ़ी कॉस्टली और हम कह सकते हैं कि हॉरिबल था। अब पर्चमेंट मेम्ब्रेन हर जगह अवेलेबल नहीं होती, इसके लिए पहले काऊ का, गॉड का, कैमल का, सभी के जो अनबॉर्न बेबी थे उनका यूज़ किया जाता था, बट कहीं ना कहीं ये ट्रिक या टेक्निक जो थी वो फेमिलियर भी नहीं थी और काफ़ी हॉरिबल कंडीशन के अंदर इसे क्रिएट किया जाता था। तो इसकी जगह रिप्लेस करके आज के समय हम लोग यूज़ करते हैं पर्चमेंट की जगह सिलोफेन मेम्ब्रेन, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं यहाँ पर, सिलोफेन मेम्ब्रेन, या फिर पोटेशियम की भी बनी, पोटेशियम फेरोसाइनेट की, कॉपर फेरोसाइनेट की बनी हुई जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनका भी हम लोग यूज़ करते हैं, या आर्टिफिशियली मिलती हैं। और इन कंपैरिजन टू नेचुरल वन है ना, या नेचुरल वन है, इसकी कंपैरिजन में जो नेचुरल, जो आर्टिफिशियल हमें मिलती है, इनकी ड्यूरेबिलिटी हाई होती है, इनका लाइफ स्पान हाई होता है। मतलब ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, इन्हें हम रिवर्सिबल वे में यूज़ नहीं कर सकते, एक बार डैमेज हो गई तो हो गई, बट इन चीज़ों को वॉश करके या इन चीज़ों को प्योर करके हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डायलिसिस का प्रोसेस हुआ, या हम कह सकते हैं कि कोई सेपरेशन प्रोसेस हुई जिसमें हम लोग सॉल्वेंट इम्प्योरिटी को निकालते हैं, तो ये सेपरेशन की प्रोसेस इसलिए हमारी कॉस्टली हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है इनका कॉस्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वापस आते हैं डायलिसिस की प्रोसेस में। जो मेन इंग्रेडिएंट था इसका मैंने वो आपको बताया यहाँ पर। अब देखिए डायलिसिस की प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, कोलाइडल सॉल्यूशन में से जो डिजॉल्व सब्सटेंस या इम्प्योरिटी है उसे हम बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन रिलीज कर रहे हैं ना, बाय यूजिंग अ सुटेबल मेम्ब्रेन। तो पार्टिकल्स की अगर हम लोग बात करें, ये पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत स्मॉलर होते हैं, वो आयंस हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन जो है ना, वर्ड याद रखेंगे हम, ट्रू सॉल्यूशन जो है वो तो इन मेम्ब्रेन से आसानी से पास हो जाएगा,
ठीक है। बट जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जिनका जो पार्टिकल साइज़ है वो जनरली 1 to 100 नैनोमीटर की रेंज में आता है, तो वो जो पार्टिकल साइज़ है वो यहाँ पर से पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यही सेपरेशन करते हैं कि डायलिसिस की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर ये जो असेंबल आप लोग देख रहे हैं, जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा है, एक सोल को फिल करके रखा है ना। देखिए ये जो सोल पार्टिकल है यानी कि कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ है सारी हमारी, और बाहर की तरफ क्या है, यहाँ पर वाटर है। तो यहाँ क्या होता है कि जितनी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं यानी कि इम्प्योरिटी जिनका पार्टिकल साइज़ ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ रहा है, वो इस मेम्ब्रेन से पास होकर, ठीक है, ये जो सिंपल लगी हुई है ना, ये कोई नॉर्मल लेयर नहीं है, वो क्या है, एक तरह की मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन से पास होकर जो इम्प्योरिटीज़ है वो कहाँ पर आ जाती हैं, वाटर में। हम वाटर के लिए इनलेट और आउटलेट हमने बताया है कि जिसमें थ्रू वाटर में वाटर एंटर भी करता है, प्योर वाटर एंटर करेगा और इम्प्योर वाटर यहाँ पर से रिलीज़ हो जाएगा। तो जब इस डायलेज़र को हम हैंग करके रखते हैं फॉर 6 आवर और 8 आवर तक जब हम हैंग करके रखते हैं, तो इस डायलेज़र में प्रेजेंट जो सोल है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो इम्प्योरिटी थी वो इम्प्योरिटी अंदर ज़्यादा थी, दैट मीन्स की हाई कंसनट्रेशन, और बाहर पानी में वो इम्प्योरिटी कम थी, दैट मीन्स की लो कंसनट्रेशन। तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, जो लिक्विड साइज के पार्टिकल है, वो हाई कंसनट्रेशन से कहाँ आ गए, लो कंसनट्रेशन की तरफ। ये हाई कंसनट्रेशन है और बाहर की तरफ ये लो कंसनट्रेशन है। तो इस तरह से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं उन्होंने कोलाइडल स्टेट को, अपने कोलाइडल सोल को छोड़ दिया, और अब वो किस में आ गए, वाटर में। वाटर को मैं यहाँ से पीरियोडिकली रिमूव कर रही हूँ बाय यूजिंग आउटलेट्स। यहाँ से हम कोलाइडल पार्टिकल्स को वाटर को रिमूव करते जाएंगे, फ्रेश वाटर को एंटर करते जाएंगे, एंड अल्टीमेटली हमारा जो सोल है वो प्योर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस के थ्रू हमने यहाँ पर प्योर किया। अब अगला जो हमारा स्टेप है, इसी प्रोसेस को अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सोल को हम लोग लगभग 6 से 8 घंटे तक हैंग करके रखते हैं। जो डायलेज़र बैग है उसे इतनी देर तक हम लोगों को वाटर में रखना पड़ता है। तो क्या होता है कि जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, या प्रोसेस जो होती है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। बट अगर हमको ज़्यादा क्वान्टिटी में कोलाइड को प्योर करना है तो ये प्रोसेस जो है वो हमारी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी और हमें इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट समय पर नहीं मिल पाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो असेंबल हमारा सेम रहने वाला है। अब इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग इस प्रोसेस को करते हैं तो सेम प्रोसेस जो है हमारी वो कहलाएगी इलेक्ट्रोडायलिसिस, है ना। तो अब अगली प्रोसेस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो प्रोसेस कहलाएगी यहाँ पर इलेक्ट्रोडायलिसिस। देखिए इलेक्ट्रोडायलिसिस मतलब क्या होता है, अगेन डायलिसिस मीन्स सेपरेशन, बट सेपरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सेपरेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोडायलिसिस की हम लोग बात कर रहे हैं, जनरली ये जो इलेक्ट्रोडायलिसिस का प्रोसेस है, यहाँ कोलाइड की एक प्रॉपर्टी के अपन ने यूज़ करा है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है या कोलाइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पर यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट होता है। तो चार्ज प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा कि जब हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी और इन प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स, तो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, उस फोर्स की प्रेजेंस में मूव करेंगे, और मूव करने के कारण उनका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेपरेशन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस के अंदर अगर मैं असेंबल देखूँ, पहले तो हम असेंबल को ड्रॉ कर ले। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस के अंदर। अगेन हम लोगों ने लिया है एक कंटेनर, ये हो गया हमारा कंटेनर, ये हमारा कंटेनर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर के अंदर ये हमने लिया है हमारा डायलेज़र बैग। ये जनरली एक बॉटल जैसा स्ट्रक्चर आपको अपीयर हो रहा है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, यहाँ पर सोल पार्टिकल यानी कि वो सब्सटेंस जिसे हमने क्या करना है, फील करना है, ठीक है। ये जो आउटलेट है हमारा, उस आउटलेट में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। जो आउटलेट है उससे क्या जा रहा है बाहर, वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट। ये जो लेयर दिख रही है इसको हम बोलेंगे डायलेजिंग मेम्ब्रेन। ये जो जगह है वो क्या कहलाएगी, हमारी डायलेजिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो प्रोसेस है वो हम करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक तरफ हम अप्लाई कर दें यहाँ पर एनोड, और एक तरफ अप्लाई कर देते हैं, यहाँ की तरफ हमने अप्लाई कर दिया
कैथोड। तो एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया और दूसरा हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें, यह जो फील करा हुआ है वो हमारा कोलाइड है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, है ना, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसे हमने बैग में यहाँ पर भर के रखा है, और यहाँ जो बाहर की तरफ हमने फील किया है ना वो हमारा प्योर वाटर है। हम इसको कई बार डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं। बाहर की तरफ जो फील करा है ना हमने वो क्या है, हमारा प्योर वाटर है, ठीक। अब क्या है, जो आयन प्रेजेंट है हमारे इनसाइड द कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब जो सोल के अंदर हमारे आयंस प्रेजेंट है, वो आयंस जो हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, मतलब पॉजिटिव इम्प्योरिटी नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव इम्प्योरिटी पॉजिटिव की तरफ जाकर वहाँ पर सेटल हो जाएगी। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो प्रोसेस अभी तक स्पॉन्टेनियस होने में 6 आवर 8 आवर लगा रही थी, वो प्रोसेस सर्टन मिनट्स के अंदर 20 to 30 मिनट्स के अंदर ये प्रोसेस क्या हो जाती है, हमारी कंप्लीट हो जाएगी। प्रोसेस रैपिड हो गई है, प्रोसेस एफिशिएंट हो गई है, और जो प्योरिटी हमें यहाँ पर कोलाइड्स की मिल रही है वो इन कंपैरिजन टू ओल्ड वन और सिंपल डायलिसिस के कंपैरिजन में यहाँ पर ज़्यादा अच्छी मिल रही है ना। तो सिंपल इलेक्ट्रोडायलिसिस के अंदर हमने क्या प्रॉपर्टी यूज़ करी, चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड, चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, है ना। कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होंगे, दे माइग्रेट टुवर्ड्स द अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव जो है पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा, इनका सेपरेशन हो जाएगा। तो ये जो सेपरेशन हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बाय यूजिंग डायलिसिंग मेम्ब्रेन, दैट सेपरेशन इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है। अभी हीमोडायलिसिस आपने कभी सुना हो, या आर्टिफिशियल किडनी कभी आपने पढ़ा हो, 10th लेवल पे साइंस पे तो आपने पढ़ा ही होगा। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस हीमोडायलिसिस जो होते हैं वो सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोडायलिसिस का कंसेप्ट जब से हमें समझ में आ गया है, जो किडनी पेशेंट होते हैं जिनका किडनी जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तो उनके ब्लड को आर्टिफिशली प्योर किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पर डायलिसिस। तो ये जो डायलिसिस की प्रोसेस होती है जब आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं, तो वहाँ पर भी हम सेम प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, है ना। तो एक लाइफ सेविंग टेक्निक है किडनी पेशेंट के लिए। अब नेक्स्ट जो हमें बताया जा रहा है दैट इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो अगली हमें प्रोसेस बताई जा रही है वो प्रोसेस है हमारी यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। समझेंगे इसे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। देखिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सबसे पहले तो हम समझे कि फ़िल्ट्रेशन क्या होता है। इन जनरल फ़िल्ट्रेशन मतलब होता है छानना, किसी भी चीज़ को क्या करना है यहाँ पर, फ़िल्टर करना मतलब छानना। तो देखिए, फ़िल्ट्रेशन की प्रोसेस में क्या होगा कि जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल है उन्हें हम सॉल्वेंट से, और जो सॉल्यूबल सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारे, या सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, उन्हें भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर से रिमूव करते हैं बाय यूजिंग स्पेशल टाइप ऑफ द फिल्टर। ये हमारी फिल्ट्रेशन की इन जनरल प्रोसेस होती है। बट यहाँ हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा मतलब कि बहुत फाइन फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, है ना। सी हमारे पास में कोलाइड्स है, कोलाइडल का जो पार्टिकल साइज है वो है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। तो इसके अंदर भी अगर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है जो कि क्या होगी, स्मॉलर देन दैट कोलाइडल साइज होगी, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन के फॉर्म में अगर कोई इम्प्योरिटी है, ट्रू सॉल्यूशन के जो साइज के हमारे सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है वो अगर प्रेजेंट है, तो उन्हें हम कैसे रिलीज़ करें। तो उसे रिलीज़ करने के लिए यहाँ पर हमारे पास टेक्निक है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब देखिए, अल्ट्रा फिल्टर जो होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। हर पर्सन अपनी नीड के अकॉर्डिंग, या जो लैब होता है या जो फिल्ट्रेशन करने वाले पर्सन्स होते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग अल्ट्रा फिल्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्टर को डिज़ाइन करने के लिए क्या किया जाता है यहाँ पर कि हम लोग जो नॉर्मल फ़िल्टर होता है, अपना ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर जो होता है उसका ही यूज़ करते हैं। बट सी हमारा जो ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर होता है ना, एक ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर आपने देखा होगा अपनी केमिस्ट्री लैब में, बायो लैब में आप यूज़ करते हैं, ऐसा सर्कुलर साइज़ का फ़िल्टर पेपर होता है। और जब उसको आप देखेंगे, किसी भी पेपर को जब आप देखते हैं, तो उस पेपर के अंदर मैश बना होता है ना, मैश बना होता है मतलब इस तरह के क्या होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे होल्स बने होते हैं। अब यहाँ तो मैंने काफ़ी बड़े बना दिए क्योंकि मुझे दिखाना है आपको, बट इनके बीच में जो साइज़ बनता है इसे हम कहते हैं पोर साइज़। तो हर पेपर की जो क्वालिटी है ना वो किस पर डिपेंड करती है, उसके पोर साइज़ पर डिपेंड करती है। तो वो फ़िल्टर पेपर सबसे अच्छा समझा जाएगा जिसका पोर साइज़ बहुत बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि वो बहुत छोटे साइज़ का जो पोर है वो आसानी से
हर तरह की इम्प्योरिटी को क्लीन कर सकता है, हर तरह की इम्प्योरिटी को फ़िल्टर कर सकता है। तो ये तो मैंने जो बात करी है वो ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर की करी है। और ये पोर साइज भी मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से बने हुए जो वेकेंट एरिया हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोर साइज बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर को ही हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर में। तो देखिए अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर बनाने के लिए मुझे इसके पोर साइज़ को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्मॉल करना पड़ेगा। तो स्मॉल करने के लिए हम लोग क्या करें, 4% सॉल्यूशन लें यहाँ पर नाइट्रोसेल्यूलोज का, है ना, एक कंपाउंड हमारे पास में है जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, नाइट्रोसेल्यूलोज। तो 4% सॉल्यूशन हम किसका लें, यहाँ पर नाइट्रोसेल्यूलोज का। अब नाइट्रोसेल्यूलोज तो एक सॉलिड कंपोनेंट है, इसे मैं किस में डिज़ोल्व करूँ, यहाँ पर या तो अल्कोहल में या फिर वाटर में, ठीक है। आप इसको ऐसा मान लें कि 4 ग्राम नाइट्रोसेल्यूलोज लिया और उसको मैंने क्या करा, 100 ml अल्कोहल या वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया, ठीक। अब जो सॉल्यूशन मेरा बनेगा, है ना, उस सॉल्यूशन को के अंदर मैं क्या करूँगी, फ़िल्टर पेपर को सोक कर दूँगी। तो फ़िल्टर पेपर को सोक करने के कारण क्या होगा, जो सपोज़ करो ये सॉल्यूशन मैंने बना और ये मैंने किसके ऊपर अप्लाई कर दिया, अपने ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर के ऊपर। तो नाइट्रोसेल्यूलोज है, अगर मैं देखो यहाँ पर सेल्यूलोज वर्ड आ रहा है, अगर आपको पता हो कि जो पेपर बनते हैं या जो पेज होते हैं ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं वुड से। और वुड जो होता है, वुड भी क्या होता है, सेल्यूलोज होता है केमिकली। तो सेल्यूलोज जो है ये हम ऑलरेडी भी हमारे पेपर में प्रेजेंट है और उसका पोर साइज रिड्यूस करने के लिए भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, सेल्यूलोज का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेल्यूलोज की एक आर्टिफिशियल लेयर या इन द फॉर्म ऑफ फाइबर हम लोग पेपर के ऊपर क्या कर रहे हैं, सेल्यूलोज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल्यूलोज ने एक तरह से अपने आप को लेयर के ऊपर एब्जॉर्ब करा लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको और थिक करने के लिए या इसको हम फिक्स करने के लिए इसी के ऊपर एक केमिकल होता है दैट इज़ नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड। इस फॉर्मेल्डिहाइड का क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट देंगे, है ना। तो फॉर्मेल्डिहाइड के कारण क्या हो जाएगा कि ये जो लेयर बनी थी ये फिक्स हो जाएंगी अपनी सरफेस पर एंड फाइनली इसको हम क्या कर देंगे, ड्राई कर लेंगे, है ना, ताकि जो पूरा प्रोसीजर है या जो पूरा अरेंजमेंट हमने किया है वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। तो जब हम इसको फिक्स करेंगे तो हमको अब जो पेपर मिल रहा है वो पेपर कैसा होगा, यहाँ पर अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर होगा। इस प्रोसेस के बाद में जो मिलने वाला पेपर है वो क्या कहलाएगा, हमारा अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर। ये अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर इतना इफ़िशिएंट होता है कि अगर पानी के अंदर से आपको बैक्टीरिया को फ़िल्टर करना है तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पेपर से मैंने आपको बनाना बताया। पोर्सलिन वर्ड आपने सुना होगा, जिसे हम लोग पोर्सलिन क्ले या चीनी बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो कई बार केमिस्ट्री लैब के अंदर पीपीटी जो होते हैं इन्हें फ़िल्टर करने के लिए भी हम पोर्सलिन का, क्ले का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पोर्सलिन और क्ले को भी हम डिज़ायरेबल जो साइज़ होता है, जो डिज़ायरेबल मेश साइज़ होता है, वो मेश साइज़ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और उसके थ्रू भी हम लोग फ़िल्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया वगैरह को अगर फ़िल्टर करना होता है तो पोर्सलिन के बने हुए फ़िल्टर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये भी एक एफिशिएंट तरीका है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कोलाइड्स को सेपरेट कर सकते हैं। देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, देखिए ये वर्क कैसे करेगा। सपोज़ करो हमारे पास में ये हमारा इम्प्योर सोल्वेंट है या इम्प्योर हमारा सब्सटेंस है ना, ये हम सोल बोल सकते हैं, ये हमारा इम्प्योर सब्सटेंस है। और इस इम्प्योर सब्सटेंस को मैंने क्या करा, मैंने इसको पास करा हमारे ये जो मैंने पेपर बनाया है ना, अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर, यहाँ पर मैंने क्या अप्लाई कर दिया, मेरा अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये इम्प्योर सोल को मैंने क्या करा, इसके ऊपर ऐड कर दिया। अब क्योंकि प्रोसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, अल्ट्रा मतलब फाइन, टू मच फाइन, तो यहाँ पर जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, सेपरेट होंगी। और जो पार्टिकल्स हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, वो कहाँ जम जाएंगे, ऊपर की तरफ जम जाएंगे। अब इन पार्टिकल्स को लेकर, जो कि सॉलिड मास होगा, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, इन्हें लेकर, इन कोलाइडल पार्टिकल्स को लेकर हम क्या करेंगे, एक सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर क्या करेंगे, हम लोग मिक्स करेंगे। कोलाइडल पार्टिकल को लेकर क्या करेंगे, सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करेंगे और अगेन हमें क्या मिल जाएगा, हमारा प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है।
तो इस तरीके से भी हम लोग मतलब ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। अच्छा, इसमें एक डिसएडवांटेज क्या होता है, या हम कहें कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है क्योंकि फ़ाइन है, बहुत परफेक्ट काम वो चल रहा है, तो ये प्रोसेस जो होती है वो ऑब्जर्वेशन अगर आप करें तो कैसी होती है, स्लो। तो स्लो को फास्ट करने के लिए इस प्रोसेस को, इस फिल्ट्रेशन को हमें क्या करना पड़ता है, प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है यहाँ पर, प्रेशर। इस प्रेशर को हम बोलते हैं सक्शन प्रेशर। ये प्रेशर क्या कहलाएगा हमारे लिए, सक्शन प्रेशर। तो देखिए सक करना मतलब कि किसी चीज़ को बहुत प्रेशर के साथ में अपनी तरफ खींचना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ पर फिल्ट्रेट हमारा रिलीज़ होता है, यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई करना शुरू करते हैं, नीचे की तरफ हम लोग प्रेशर लगाते हैं। तो उससे क्या होगा, जो लिक्विड है वो बहुत जल्दी खिंच जाता है और सॉलिड को उसी सरफेस के ऊपर छोड़ देता है। तो विद द हेल्प ऑफ सक्शन प्रेशर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पीपीटी को, हमारे कोलाइड्स को प्योर कर सकते हैं ना। जब आप बड़े क्लासेस में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करेंगे, यूजी लेवल पीजी लेवल पर करेंगे, तो वहाँ पर सक्शन प्रेशर के थ्रू पीपीटी को सेपरेट करना और वॉश करना, ये प्रोसेस आप लोगों को सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इन दिस वे मैंने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारी आफ्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अब हमारे जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पर शो करता है। तो नाउ नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी वो है प्रॉपर्टी विच इज़ एग्जिबिटेड बाय द कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिटेड बाय कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए जो वर्ड मैंने लिखा है ना, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ये सिर्फ इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक लेसन जो है 12th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ने को दिया गया है। हमारे सिलेबस का सीबीएसई में सेकंड चैप्टर है और एमपी बोर्ड के सीबीएसई में फर्स्ट चैप्टर है और एमपी बोर्ड में सेकंड चैप्टर है। तो ये जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये हम लोग अगर देखें तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, सब्सटेंस की या किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड करती है। इट डजेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल, नॉट अपॉन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखें कि अब कोलाइडल किस तरह से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। देखिए कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं। अब हम लोग बहुत सारी प्रोसेस पढ़ चुके हैं जिसमें पता चला है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, एग्रीगेटेड मास होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल का एग्रीगेटेड मास। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें इन कंपैरिजन टू द ट्रू सॉल्यूशन, है ना, अगर मैं ट्रू सॉल्यूशन से कॉलीगेटिव सॉल्यूशन को कंपेयर करूं तो ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड है मतलब कि पार्टिकल जो हैं वो डिस्पर्स्ड हैं, वो फैले हुए हैं। बट कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर, कोलाइडल स्टेट के अंदर वही पार्टिकल जो है वो एग्रीगेट हो गए हैं। और एग्रीगेट हो जाने के कारण क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो पार्टिकल्स कंपैरेटिवली क्या हो गए, लेस। तो रिजल्टिंग अगर प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेस हो गए तो जो वैल्यू होगी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की, वो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर लेस हो जाएगी इन कंपैरिजन टू द ट्रू सॉल्यूशन, है ना। देखिए इसी से समझेंगे हम लोग। सपोज करो हमारे पास में क्या है, ये एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या फील करा, हम यहाँ पर फील करते हैं ट्रू सॉल्यूशन। आप देखें यहाँ काउंट करिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, बट यही ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल को कन्वर्ट करके क्या बना दूँ अगर कोलाइडल सॉल्यूशन। ये प्रोसेस हम लोग लास्ट उसमें कर चुके हैं, हमने करा पेप्टाइजेशन की प्रोसेस करी, है ना। तो जिसमें हम पार्टिकल को जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं उन्हें कलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो किसी फील्ड की प्रेजेंस में या किसी एजेंट की प्रेजेंस में आकर क्या कर रहे हैं, इस तरह से एग्रीगेट बना रहे हैं। और एग्रीगेट जब ये बना लेंगे ना तो ये इन्हें हम एक यूनिटी कंसिडर करेंगे, इन्हें हम एक यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, एक यूनिट बन गया ये। तो यहाँ आप देखिए तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल क्या हैं, अपने आप में ज़्यादा है, और यहाँ नंबर ऑफ़ पार्टिकल कैसे हैं, लेस है। ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मतलब सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हो। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा कहाँ दिख रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन में, और कम कहाँ दिख रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो इस तरह से
सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड ड्यू टू लेस नंबर ऑफ पार्टिकल अवेलेबिलिटी इन कोलाइडल स्टेट द वैल्यू ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी गेट ऑलरेडी डिक्रीजेज। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो सबसे पहला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इंडिविजुअली सबको हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये चारों जो प्रॉपर्टी हैं, ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं फिजिकल नेचर बताती हैं हमें लिक्विड स्टेट का। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब जस्ट सफिशिएंट प्रेशर जिसे हम आर्टिफिशियली जब अप्लाई करें तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब किसी सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट में हुआ इंक्रीमेंट, ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इम्प्योरिटी पर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब किसी सब्सटेंस के फ्रीजिंग पॉइंट में आई हुई कमी, है ना। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आना भी इम्प्योरिटीज़ पर डिपेंड करेगा। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इम्प्योरिटी जितनी आप ऐड करोगे उतना ज़्यादा डिप्रेशन हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट में ऑब्जर्व करते जाएंगे। एंड लास्ट वन इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए जितना वेपर प्रेशर किसी भी सब्सटेंस का आता है, अगर उस वेपर प्रेशर को कम करने के लिए हमने क्या करा, कोई इम्प्योरिटी डाल दी, तो जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी आपने डाल दी वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी बहुत स्मॉल फॉर्म में या बहुत सुपरफिशियली मैंने आपको बताया कि चार तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि हमारे जो कोलाइडल सोल्स होते हैं या कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनकी अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की चार एग्जाम्पल मैंने आपको दिए और एक्सप्लेन किया कि किस तरह से प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और कहना चाहिए कि स्कैटरिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो भी कोलाइडल पार्टिकल में देखने को मिलती है, ठीक है। तो